बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है मेरी कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। याद रहे, इस चैप्टर का बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर आपने रे डायग्राम ज़रूर बनानी होगी, इसी के मार्क्स होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे रे डायग्राम को भी डिस्कस करेंगे और इसकी बाकी वर्डिंग जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो भी देखते हैं। तो आसान टॉपिक है, आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। अगर मेरे साथ साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप में मेन डिफरेंस क्या है? डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने एक कन्वेक्स लेंस यूज़ किया था और इसकी एग्जांपल हमने ली थी कि जो डॉक्टर्स के हाथ में मैग्नीफाइंग ग्लास होता है जिससे वो चीज़ों को बड़ा करके देख रहे होते हैं, उसमें एक सिंपल कन्वेक्स लेंस ही है, तो इसी को सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। लेकिन आज के इस टॉपिक में कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी हम वही काम करते हैं कि छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखते हैं। यानी कि इतनी छोटी चीज़ें जो सिंपल माइक्रोस्कोप से नज़र नहीं आ रही, उनको आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखते हैं। लेकिन इसमें फ़र्क है कि यहाँ पे देखें दो लेंसेज यूज़ किए जा रहे हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 कन्वेक्स लेंस हम यूज़ करेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप में 1 और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 कन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे। ये मेन डिफरेंस आपने अपने माइंड में रखना है। बाकी पर जितने भी डिफरेंस होंगे वो सारी चीज़ें आती जाएंगी। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, इट कंसिस्ट ऑफ 2 कन्वर्जिंग लेंसेज इज कॉल्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब वो 2 कन्वर्जिंग लेंस जो हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में यूज़ करेंगे, उनमें से एक कहलाएगा ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरा कहलाएगा आई पीस लेंस। तो ये आपके पास डायग्राम में ऑब्जेक्टिव लेंस प्लेस किया हुआ है जो कि थिक है, थोड़ा मोटा है, सही है। और यहाँ पे आपके पास एक आई पीस लेंस है जो कि आप देख सकते हैं कि थिन है। थिन की वजह से इसकी डायामीटर जो है वो ज़्यादा है और इसका थिक होने की वजह से डायामीटर यहाँ पे क्या है, कम है। तो इसका डायामीटर ज़्यादा, इसका डायामीटर कम, सही। और फिर इसी पॉइंट के साथ साथ आपने सेकंड पॉइंट ये भी याद रखना है कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा इसकी फोकल लेंथ जो होगी, फोकल लेंथ ये लेस होगी किससे, आई पीस लेंस की फोकल लेंथ से। तो यहाँ से देखें ऑप्टिकल सेंटर से इस फोकस पॉइंट तक का ये सारा डिस्टेंस क्या है, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। और यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से लेकर इस फोकस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसे क्या कहेंगे, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ क्या है, कम, और यहाँ देखें फोकल लेंथ आई पीस की क्या है, ज़्यादा। तो इसका मतलब थिन होने की वजह से इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है, थिक होने की वजह से इसकी फोकल लेंथ क्या है, कम है। तो ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक फोकल लेंथ का, एक डायमीटर का। ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो फिर इन्हीं 2 पॉइंट्स को पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, सही है। तो मेरे साथ साथ आप नोट करते जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है जी इंपॉर्टेंट, कि फोकल लेंथ ऑफ आई पीस ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, देख सकते हैं फोकल लेंथ इसकी क्या है, स्मॉल है, कम है। इसकी फोकल लेंथ देखें ज़्यादा है, ठीक। तो फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंथ। सेकंड पॉइंट क्या है जी, डायामीटर। सेकंड पॉइंट है जी डायामीटर। डायामीटर किसका जी, आई पीस लेंस का। आई पीस लेंस का डायामीटर क्या है, ग्रेटर है, ग्रेटर है किससे भाई, डायामीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ये 2 पॉइंट्स डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखने, एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। अब सेम उसी तरह सिंपल माइक्रोस्कोप के टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे होनी चाहिए, तो आज कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को आप कहाँ पे प्लेस करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में। तो फिर डायग्राम में देखें, ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट या साइज़ क्या है, h, यानी कि इस ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है जिसे हमने h से डिनोट किया हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट है। तो कहाँ पे पड़ा है ज़रा देखें और से डायग्राम में, ये ऑब्जेक्टिव लेंस का जो फोकस पॉइंट है, प्रिंसिपल फोकस, उससे पीछे पड़ा है, उससे पहले लेफ्ट साइड पे। तो हम कह सकते हैं बियॉन्ड द प्रिंसिपल फोकस, कह सकते हैं ना। तो फिर यही बात पहले यहाँ पे लिखें, फिर डायग्राम को समझेंगे आगे। स्टेप बाय स्टेप हम जा रहे हैं। देखें जो चीज़ें लिखते जा रहे हैं वही आपको यहाँ से बताते जा रहे हैं, समझाते जा रहे हैं। तो आसान टॉपिक है, बस आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहें, एंड तक जरूर देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये पूरा टॉपिक बैठे बैठे तैयार हो जाएगा, बाद में करने की ज़रूरत ही नहीं है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट,
तो लिखें जी, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड जस्ट बियॉन्ड द प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो देखें प्रिंसिपल फोकस से पीछे यहां पे आपके पास ऑब्जेक्ट पड़ा है, बिल्कुल उसके बिल्कुल थोड़ा सा दूर। ठीक है, तो ये है ऑब्जेक्ट की पोजीशन। अगर यहां पे आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो आपके पास इमेज कैसा बनेगा वो भी हम डिस्कस करते हैं। सेकंड पॉइंट, अगर यहां पे आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है तो फिर इमेज कैसा बनेगा और उसकी पोजीशन क्या होगी, यानी कि इमेज की नेचर और पोजीशन हमने डिस्कस करनी है। तो जब आपने डायग्राम में देखिएगा, जब आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस कर लिया बियॉन्ड द प्रिंसिपल फोकस, तो फिर अब देखते हैं कि इमेज कैसा बनेगा और उसकी इमेज की पोजीशन क्या होगी। तो ये है अगला पॉइंट हमारे पास इंपॉर्टेंट, स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो डेढ़ से वही रूल्स आपको याद होंगे, कन्वेक्स लेंस के 3 रूल्स। नंबर 1, जब कोई लाइट की रे पैरेलल आएगी, पैरेलल, ये देखें ये लाइट की पैरेलल रे आई, ठीक, कन्वेक्स लेंस में से पास होने के बाद वो फोकस में से गुजरेगी, पैरेलल आई, फोकस में से पास कर रही है। ठीक, सेकंड पॉइंट, जब कोई लाइट की रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये देखिए ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो डेविएट नहीं होगी, बिल्कुल सीधी निकल जाएगी लेंस में से पास होने के बाद। ये देखिए ये सीधी जा रही है, डेविएट नहीं होगी। इसके बाद एक तीसरा रूल भी था कि अगर कोई लाइट की रे फोकस में से पास करती हुई आएगी तो लेंस में से पास होने के बाद वो पैरेलल हो जाएगी। ये 3 पॉइंट्स थे, इनमें से कोई से 2 आप अप्लाई करेंगे तो इमेज बन जाता है। ठीक, तो इन 2 लाइट की रेज को देखें, यहां इस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, मिल रही है, तो इसका मतलब यहां पे इमेज बनेगा। तो ये इमेज बन गया, जिस तरफ पॉइंट होगा उसी तरफ एरो लगाएंगे तो ये आपके पास क्या बन गया जी, इमेज बन गया। अभी सिर्फ इस पार्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं, वहां पे लिख लेते हैं, फिर अगली बातों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहां तक आपने सिर्फ समझना है कि लाइट की रेज आई, पास होने के बाद इस पॉइंट पे क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, तो इस पॉइंट पे आपके पास इमेज बन जाएगा। जो इमेज बनेगा वो आपके सामने ये देख सकते हैं, और इसे हमने I1 या H1 से डिनोट कर दिया, यानी कि इस इमेज का जो साइज है उसे हम कह रहे हैं H1। ठीक, चाहे तो आप इसको I1 से भी डिनोट कर सकते हैं। कुछ बुक्स में I1 से डिनोट किया गया और कुछ बुक्स में H1 से डिनोट किया गया, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों नाम्स मेंशन किए हुए हैं, किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बुक से देखेंगे तो इंशाल्लाह मैचिंग होती जाएगी। तो ये बन गया जी इमेज। ठीक, अब इस इमेज की पोजीशन क्या है और इमेज की नेचर क्या है, कैसा इमेज है, ये हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे इमेज की पोजीशन लिखते हैं। ये इमेज कहाँ पे बना है, ये आई पीस लेंस के फोकस पॉइंट के इनसाइड आ रहा है। देखें ना, ये आई पीस लेंस का फोकस पॉइंट है और ये आई पीस लेंस है, तो उसके इनसाइड नहीं बन रहा ये वाला इमेज, तो ये आ गई पोजीशन। तो फिर यहाँ पे लिख लें पोजीशन, क्या लिखें जी डियर स्टूडेंट्स, इमेज, इमेज इज formed inside the inside the focus point। लिखना चाहें तो लिख लें, जगह काम में तो मैं लिख रहा हूं inside the focus of eyepiece lens, eyepiece lens। ठीक है जी, ये आपके पास पोजीशन थी। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है जी, नेचर, इमेज कैसा बना है, ये पहला इमेज बना है। बस यहाँ तक अभी हम सारी चीज़ें लिख रहे हैं, आगे की सारी चीज़ें जो आपको नजर आ रही हैं अभी डिस्कस करेंगे। तो इमेज कैसा है, देखें जी, लेंस के इस ऑब्जेक्टिव लेंस के आगे बन रहा है, इस ऑब्जेक्टिव लेंस के राइट साइड पे बन रहा है। तो पीछे हम बता के आ रहे हैं, जब राइट साइड पे बने तो रियल, जब लेफ्ट साइड पे बने तो वर्चुअल, याद है ना। तो ये देखें इस लेंस के हिसाब से ये इस लेंस के आगे बन रहा है, राइट साइड पे बन रहा है, तो इमेज कैसा होगा जी, रियल। ये सेकंड पॉइंट है, नेचर उसकी। नंबर 1 रियल बनेगा। नंबर 2, इस ऑब्जेक्ट का एरो देखें अपवर्ड है, इमेज का एरो क्या है, डाउनवर्ड है। इस जैसा होता तो इसका मतलब इरेक्ट, अपराइट, लेकिन यहां पे तो उलट है, तो इन्वर्टेड। तो क्या आ जाएगा जी, इन्वर्टेड। और नंबर 3 पे देखें, इसका साइज देखें और इसका साइज देखें। इसका साइज क्या है इमेज का, ग्रेटर, लार्ज, तो फिर इसका मतलब ये मैग्नीफाई है ना, इसके ऑब्जेक्ट के साइज के हिसाब से देखें ये क्या है, मैग्नीफाई, बड़ा है।
तो फिर यहाँ पे लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं लार्जर देन ऑब्जेक्ट, या आप इसको लिखना चाहें तो फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि मैग्नीफाइड। इमेज कैसा है जी? मैग्नीफाइड। सही है जी। ये नेचर आ गई, पोजीशन आ गई इस इमेज की। अब आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, आगे फाइनल इमेज। क्योंकि यहां से आगे क्या होगा, देखें ये लाइट की रे आई, यहां से पास होने के बाद आगे गई तो आगे एक और लेंस पड़ा है आई पीस लेंस, तो उसमें चली गई। देखें यहां से फिर ये रिफ्रैक्ट हो गई। उसके बाद ये रेड वाली लाइट आ रही है, देखें ये भी बिल्कुल सीधी जाएगी, तो आगे लेंस पड़ा है आई पीस लेंस, उसमें से पास करेगी, ये भी रिफ्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो कर लेगी अपनी। अब ये दो रेज आप पीछे लेके तब भी ठीक है। अगर ये आप सिर्फ दो रेज जो लेके आ रहे हैं उन्हीं को आगे रिफ्रैक्ट होने के बाद पीछे इमेजिनरी तौर पे ड्रा करें, तब भी डायग्राम ठीक है, नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। लेकिन अगर बुक की डायग्राम के हिसाब से 4 लाइट की रेज को आप कन्वर्ज करना चाह रहे हैं तो फिर आप 2 रूल्स और याद रखें जो कि यहाँ पे अप्लाई कर चुके हैं। देखिए पहला रूल क्या था, अब आपने जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो डिस्कस करनी है कि जब ये रेज यहाँ से रिफ्रैक्ट हो जाएंगी तो डियर स्टूडेंट्स इनके अलावा जो भी आप रेज ले रहे हैं उन रेज को लेने से पहले इस इमेज को आप ऑब्जेक्ट समझेंगे। यानी कि इस लेंस की जब भी बात करेंगे तो इस लेंस के हिसाब से ऑब्जेक्ट कौन सा होगा। इस लेंस के हिसाब से अब ये ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि ये ऑब्जेक्ट है। इस लेंस के हिसाब से ये इमेज है, लेकिन इस लेंस के हिसाब से आप इसको ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे, रियल में नहीं। लेकिन जो इमेज बना है ये इमेज इस लेंस के हिसाब से अब ऑब्जेक्ट होगा, तो आप इसको ऑब्जेक्ट कंसीडर करें। ऑब्जेक्ट सिर्फ इस लेंस के हिसाब से। ठीक, तो अगर ये अब आपका ऑब्जेक्ट है तो ये देखें ऑब्जेक्ट, अगर ये है H1 वाला ऑब्जेक्ट है तो लाइट की रे जब पैरेलल जाएगी, पैरेलल, तो वो लेंस में से पास होने के बाद फोकस में से गुजरेगी ना। पैरेलल जब आएगी लेंस में से पास होने के बाद फोकस में से गुजरेगी। तो ये देखें अगर ये ऑब्जेक्ट है इस लेंस के हिसाब से तो ये लाइट की रे पैरेलल गई, ये लाइट की रे पैरेलल गई, लेंस में से पास होने के बाद ये देखें फोकस में से गुजर रही है। पहला रूल आ गया। उसके बाद सेकंड रूल, जब ये अगर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से लाइट की रे ऑप्टिकल सेंटर में से पास करेगी तो डेविएट नहीं होगी, सीधी निकल जाएगी। ये देख रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे भी हमने दोनों रूल्स अप्लाई किए हैं। तो इस लेंस पे भी आपने ये दोनों रूल्स अप्लाई किए। और ये वाली जो 2 रेज आ रही थी ये जब सीधा आगे लेंस में से पास करेंगी तो रिफ्रैक्ट हो जाएंगी। तो इस तरह यहाँ पे ये रेज आ गई। अब डियर स्टूडेंट्स अगर आप इस सारे एरिया पे गौर करें तो क्या आपको लग रहा है कि ये लाइट की रेज आगे जाके किसी पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी, मिलेंगी? नहीं ना, ये तो बल्कि एक दूसरे से डाइवर्ज होती जा रही हैं, दूर होती जा रही हैं, तो ये कभी भी नहीं मिलेंगी। हाँ, अगर हम इन लाइंस को या लाइट की रेज को इमेजिनरी तौर पे पीछे ड्रा करें, पीछे लेके आए, तो देखें इसको मैंने इमेजिनरी तौर पे पीछे ड्रा किया, इसको भी किया, इसको भी किया और इसको भी किया, तो हमें ये देखने को मिला कि अगर हम इनको इमेजिनरी तौर पे पीछे ड्रा करें तो ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे ये सारी लाइंस इमेजिनरी तौर पे क्या हो रही हैं, कन्वर्ज हो रही है, मिल रही हैं। तो इसका मतलब फिर यहाँ पे इमेज बनेगा। तो यहाँ पे जब सारी लाइट की रेज मिलेंगी इमेजिनरी तौर पे तो फिर यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा उसी तरफ एरो का डायरेक्शन होगी और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इमेज आ जाएगा। ये है वो फाइनल इमेज। ये पहला इमेज था जो इस लेंस के हिसाब से था रियल, फिर इस लेंस के हिसाब से यही इमेज क्या है, ऑब्जेक्ट है। फिर इस लेंस के हिसाब से जो आपके पास इमेज आया फाइनल वो ये है, ये इमेज आ गई, जिसको I2 से भी डिनोट कर सकते हैं, चाहे तो आप H2 से भी डिनोट कर सकते हैं। कुछ बुक्स में I2 से डिनोट किया हुआ है, कुछ बुक्स में H2 से, इसीलिए मैंने दोनों नाम यहाँ पे लिखने से फ़र्क नहीं पड़ता। ये आ गया जी फाइनल इमेज। अब इस इमेज की पोजीशन क्या है और इसकी नेचर क्या है ये डिस्कस करनी है। ठीक है, तो फिर यहाँ से डिस्टेंस देखें फाइनल इमेज। पहले देखते हैं पोजीशन, तो कहाँ पे है जी, एट नियर पॉइंट। एट नियर पॉइंट क्या मतलब है इसका कि d इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो फाइनल इमेज है ये आपको क्लियरली, ये आपकी आंख है, ये आपकी आंख इस इमेज को, फाइनल इमेज को क्लियरली बिल्कुल वाज़े तौर पे बड़े साइज में तब देख सकती है जब ये इमेज कितने डिस्टेंस पे हो, 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हो, यानी कि एट नियरर पॉइंट, ये यहाँ तक 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनेगा, तब आपकी आंख इस इमेज को बिल्कुल वाज़े तौर पे देखेगी। क्लियर?
उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, इसकी नेचर, फाइनल इमेज की, ये फाइनल इमेज है, इसकी नेचर। तो देखें जी, सबसे पहले देखें, अगर ये ऑब्जेक्ट है इस लेंस के हिसाब से, तो इसका साइज देखें और इस इमेज का साइज देखें, तो ये साइज क्या है, बड़ा है, तो इसका मतलब इमेज क्या है, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, ये कंसीडर किया हुआ है ऑब्जेक्ट है एक्चुअल में ये इस लेंस के हिसाब से इमेज, बार बार कह रहा हूं इसीलिए ताकि आपको चीजें भूले ना। तो अब जरा गौर करना है कि इस लेंस के हिसाब से ये जो इमेज आ रहा है, ये इमेज तो इस लेंस की भी बैक साइड पे बन रहा है, लेफ्ट साइड पे बन रहा है, तो लेफ्ट साइड पे जो इमेज बनता है वो क्या होता है, वर्चुअल या रियल, वर्चुअल। तो ये इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा, ये आ गया जी इमेज वर्चुअल होगा। उसके बाद तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पे बच्चे गलती करते हैं, अब ये ऑब्जेक्ट है ना, इसके हिसाब से ये इमेज बना है ना, तो इसका एरो देखें डाउनवर्ड, इसका एरो भी क्या है, डाउनवर्ड, तो यहां से समझ आ गई कि भाई ये इमेज क्या है, इरेक्ट, अपराइट। तो बच्चे यही बात लिख देते हैं कि अपराइट या इरेक्ट है। फिर से सुन ले, इस ऑब्जेक्ट के लिहाज से ये इमेज आया ना, तो अब देखें इसका भी एरो डाउनवर्ड, इसका एरो भी डाउनवर्ड, सेम, तो स्टूडेंट समझते हैं इरेक्ट है, अपराइट है डियर स्टूडेंट्स। लेकिन जब आप बुक में देखते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है इन्वर्टेड, तो फिर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार पता नहीं, देखें दोनों का एरो तो नीचे है लेकिन फिर पता नहीं इन्वर्टेड क्यों लिखा हुआ है, तो इरेक्ट है, यहाँ पे कोई गलती है डियर स्टूडेंट्स, गलती नहीं है। देखें हमने ज़रूर इसको ऑब्जेक्ट मान के ये लाइट की रेज यहाँ से पास करवाने के बाद इनको इमेजिनरी तौर पे पीछे ड्रा किया और इमेज बना, लेकिन जब हम इसको स्टडी करेंगे तो इसको रियल ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे, क्योंकि रियल में तो हमारा ऑब्जेक्ट यही है ना, ये तो नहीं है रियल में, ये तो कंसीडर किया है हमने इस लेंस के हिसाब से, लेकिन रियल में हमारा ऑब्जेक्ट ये है। तो इस रियल ऑब्जेक्ट के हिसाब से आपने इस इमेज को देखना है, बात समझ आई, इस इमेज को आपने रियल ऑब्जेक्ट के लिहाज से देखना है। अब रियल ऑब्जेक्ट का एरो अपवर्ड है और इस इमेज वर्चुअल इमेज का जो एरो है वो डाउनवर्ड है, तो फिर क्या हो गया, इन्वर्टेड हो गया। बात समझ आई, तो फिर मैं यहां पे लिख देता हूं इन्वर्टेड। लो जी, ये हमारे पास थे दो इमेज, एक I1 और एक I2। I1 कैसे था, उसकी पोजीशन क्या थी, मेंशन कर दी। I2 कैसा था, किस तरह से बना, उसकी पोजीशन क्या है, नेचर क्या है, ये चीज़ें हमने मेंशन कर दी। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास रे डायग्राम, और ये उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपने याद रखने और थ्योरी में लिखने हैं, ठीक है। बाकी थ्योरी को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यही काम करना है, नंबर इंशाल्लाह आपको पूरे मिल जाएंगे। अब जो यहाँ पे आपको मैथमेटिकल डेरिवेशन नजर आ रही है, क्योंकि इसकी मैग्निफिकेशन का फार्मूला हमने डिस्कस करना है, तो आप चाहें तो ये डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते हैं, आपकी बुक में डायरेक्ट फार्मूला यूज़ किया गया है, लेकिन अगर आप इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन लिख देंगे तो और ज़्यादा अच्छी बात होगी, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। अगर नहीं भी लिखेंगे तब भी आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। ये सारी चीज़ें आपने ज़रूर लिखनी है, रे डायग्राम और ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फार्मूला डायरेक्ट। लेकिन अगर डेरिवेशन समझ लें और इसको लिख दें तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, ये अच्छे बच्चों की निशानी है। बहुत आसान डेरिवेशन है, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जिस तरह हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में किया था वैसे ही यहाँ पर डेरिवेशन करेंगे, 2 मिनट का खेल एंड हो जाएगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखें, मैग्निफिकेशन का फार्मूला जनरल जानते हैं, जो कि सिंपल माइक्रोस्कोप में भी हमने आपको बताया था, बीटा ओवर अल्फा रेशियो है ना बेसिकली, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज टू द ऑब्जेक्ट, सही है। या फिर इसी को आप किसी बुक में देखेंगे तो लिखा हुआ है थीटा डैश ओवर थीटा, एक ही बात है, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू थीटा डैश ओवर थीटा, ये दोनों क्या है, एंगल्स हैं, एक इमेज और एक ऑब्जेक्ट के लिहाज से। मैं बताता हूँ ये एंगल कहाँ से आए हैं। देखें, अगर आपकी आंख डायरेक्ट किसी ऑब्जेक्ट को देखे तो उस ऑब्जेक्ट का आंख पे बनने वाला एंगल थीटा कहलाता है, यानी कि अल्फा कहलाता है। और इस आंख को बोलते हैं कि ये क्या है, अनएडेड आई है, यानी कि इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी किसी चीज़ को देखने के लिए, किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि इसने डायरेक्ट इस ऑब्जेक्ट को देखा है। तो इसको बोलते हैं आपके पास अनएडेड आई, यानी कि अगर कोई आंख आपकी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देखे तो ऑब्जेक्ट का आंख पे बनने वाला एंगल क्या कहलाता है, थीटा, या फिर थीटा की जगह आप अल्फा भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया थीटा या अल्फा। अब उसके बाद अगर आपकी आंख को ज़रूरत पड़े इमेज को देखने के लिए किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की, देखें इस आंख के आगे लेंस रखा हुआ है, यानी कि अब ये आंख डायरेक्ट नहीं देख रही इमेज को, बल्कि इस आंख को ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ रही है, तब जाके वो इमेज को देख सकती है। तो फिर इस इमेज का आंख पे बनने वाला जो एंगल होगा वो कहलाएगा थीटा डैश, या फिर इसको आप बोलते हैं बीटा,
सही है। तो ये देखें ये आ गया थीटा डैश या बीटा। तो अब यहाँ पे ये देखें अनएरिड आई और ये क्या है एरिड आई। तो इनका आंख पे बनने वाला यानी कि ऑब्जेक्ट का आंख पे बनने वाला और इमेज का आंख पे बनने वाला जो एंगल्स हैं, इन एंगल्स की रेशो क्या कहलाती है? मैग्निफिकेशन कहलाती है। तो ये देखें एंगल्स की रेशो ये क्या कहलाती है? मैग्निफिकेशन। तो इन दो डायग्राम से आपने ये मैथमेटिकल रिलेशन स्टडी किया है। क्लियर है यहाँ तक? अब ये दो डायग्राम आई कहाँ से हैं, इनको भी ज़रा समझ लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले यहाँ पे देखें, एक सेकंड में चेक कर लूँ कहीं। हाँ बिल्कुल ठीक है। चलें ये देखें अब ये दो डायग्राम कहाँ से आई है? ये वाली डायग्राम स्टूडेंट्स यहाँ से आई है। ये देखें ये है डायग्राम, ये वाली मैं दोबारा यहाँ पे ड्रा करता हूँ। ये है डायग्राम, ये यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है? अल्फा, या इसको आप थीटा भी कह सकते हैं। इस डायग्राम को मैंने ये ऐसे उलट कर दिया, या फिर यूं उलट कर दें या ऐसे उलट कर दें। तो मैंने इसको ऐसे उलट किया तो ये डायग्राम बन गई। सही है। अच्छा इसी के साथ साथ ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल भी बन गया। ये अल्फा है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं है, देखें ये और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर ये एंगल अल्फा है तो फिर ये भी एंगल अल्फा होगा। ठीक है। तो फिर इसका मतलब ये ट्राइंगल भी मैं ले सकता हूं। ये देखें अब इस ट्राइंगल को देखें तो यही आ गई, देख रहे हैं ना, ये ट्राइंगल आ गई। इसको बाहर निकाल लें, ये एच है, ये एच है, ये थीटा है या अल्फा है, ये आ गया और यहाँ पे आपकी आंख है सपोज करें। तो ये ट्राइंगल हमने यहाँ पे निकाल लिया। ठीक। अब ये कहाँ से आई? बीटा वाली या थीटा डैश वाली। इसको ज़रा गौर से देखना है। ये है डियर स्टूडेंट्स ये वाली ट्राइंगल। ये इधर देखें, ये लाइन गई प्रिंसिपल एक्सिस वाली यहाँ तक, फिर यहाँ से ये आई यहाँ तक, फिर ये आई यहाँ तक। तो ये जो आपको ट्राइंगल नज़र आ रही है इसको हमने बाहर निकाला है, ये वाली। गौर से देख लें इसको। यहाँ पे एंगल बन रहा है बीटा, या बीटा की जगह थीटा डैश भी कह सकते हैं। अब इस ट्राइंगल को हमने ऐसे उलट किया है, यानी कि ये एरो का साइड नीचे है ना, तो इसको ऐसे ऊपर करें तो यही नहीं बन जाएगी। ये देखें यही एरो ऊपर आ गया, या ये ऊपर चला गया। तो ये देखें ये वही प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन ये आ गई, और ये वाली लाइन ये आ गई, और ये वाली साइड ये आ गई। तो ये ट्राइंगल यहाँ पे निकला, ये बाहर। तो इसी डायग्राम से आपने ये दोनों ट्राइंगल्स बाहर निकाल ली। अब यहाँ से हम मैग्निफिकेशन का मैथमेटिकल फार्मूला प्रूफ कर सकते हैं। तो ये देखें इस ट्राइंगल को पहले लेते हैं फ्रॉम फिगर ए। tan थीटा कैलकुलेट कर लें। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर और बेस। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है? एंगल के सामने वाला क्या है? h। ये h लिख दिया, डिवाइडेड बाय बेस क्या है? d। तो ये आ गया d। फॉर स्मॉल एंगल के लिए थीटा नियरली इक्वल टू होता है tan थीटा, यानी कि थीटा की ऐसी वैल्यू जिस पे tan ले तो कोई फर्क ना पड़े, आंसर सेम आए। तो फिर हम कह सकते हैं कि tan थीटा नियरली इक्वल टू थीटा, क्योंकि एंगल यहाँ पे स्मॉल डिस्कस किया जा रहा है। तो फिर जहाँ tan थीटा है वहाँ पे थीटा लिख सकते हैं। तो h/d ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। फ्रॉम फिगर बी इस डायग्राम से tan थीटा डैश इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस। अब परपेंडिकुलर इस डायग्राम में क्या है? h2, तो h2 डिवाइड बाय बेस क्या है? d, तो d लिख दिया। फॉर स्मॉल एंगल, ये एंगल भी बहुत स्मॉल है, तो tan थीटा डैश इज इक्वल टू नियरली इक्वल टू थीटा डैश। तो फिर यहाँ पे आ गया tan थीटा की जगह थीटा डैश, आगे आ गया h2/d वैसे का वैसे। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। है कोई मसला? नहीं ना, बहुत आसान है। अब डियर स्टूडेंट्स हम जानते हैं इक्वेशन ए। इक्वेशन ए क्या है? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू थीटा डैश ओवर थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें। m इज इक्वल टू थीटा डैश की जगह क्या लिख सकता हूँ? h2/d। थीटा 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ? h/d। ठीक है जी, तो ये मैंने लिख दिया। अब ये d से कैंसिल, h2/h रहेगा। इस इक्वेशन पे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें h1 से। तो ये देखें m इज इक्वल टू h2/h, वैसे साथ में मल्टीप्लाई भी कर दिया h1 से और डिवाइड भी कर दिया h1 से। क्लियर? अब इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं h1/h, यानी कि मल्टीप्लीकेशन है, आगे पीछे कर सकते हैं। h1/h और h2/h, देखें ना, ये एक सेकेंड, h1/h, h2/h1, ये यहाँ पे आएगा 1, ये आ गया। ठीक है ना? देखें ना, दोबारा देख लें। h2/h मल्टीप्लाई, h1 से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। अब h1/h लिख दिया एक दफ़ा, यानी कि इसको इसके नीचे लिख दिया, और h2/h1 अलग लिख दिया।
ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में आगे पीछे कर सकते हैं। क्लियर है ना यहाँ तक? अब देखें नोट बड़ा इंपॉर्टेंट, ये जो H1 ओवर H है ये क्या है? H1 देखें जरा क्या है? इमेज है, इमेज। तो लिख सकता हूँ साइज ऑफ इमेज टू द H क्या है? H है ऑब्जेक्ट का साइज, तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इमेज का साइज डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट का साइज, ये क्या कहलाता है? मैग्निफिकेशन कहलाता है। तो इसको आप M0 लिखें या M1 लिख लें, इससे फर्क नहीं पड़ता, ये मैग्निफिकेशन आ गई। अब जरा अगली बात को देखें, इस साइड को H2 ओवर H1 ये। अब इसमें देखें H2 क्या है? H2 ये रहा, इमेज है, इमेज, तो साइज ऑफ इमेज। अच्छा H1 क्या है? H1 ये H1 क्या है? इस लेंस के हिसाब से ऑब्जेक्ट, इस लेंस के हिसाब से ऑब्जेक्ट। तो फिर लिख सकता हूँ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो फिर ये बन गया H2 ओवर H1 इज इक्वल टू ये क्या है? साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये भी मैग्निफिकेशन है, तो इसे कहते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस लेंस। इसकी मैग्निफिकेशन आ गई, जिसे आप M2 भी कह सकते हैं। तो M1 भी आ गया, M2 भी आ गया। तो मैग्निफिकेशन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो M इज इक्वल टू M1 मल्टीप्लाई बाय M2। M1 यहाँ से क्या है? H1 ओवर H लिखना चाहिए, आपकी मर्जी, या इसको लिखना चाहिए Q ओवर P। देखें ना, साइज ऑफ इमेज को क्या कहते हैं आप? Q। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? P। तो यहाँ पे Q ओवर P भी लिख सकते हैं। तो M1 की जगह Q ओवर P, तो M1 की जगह Q ओवर P आ गया। आगे है M2। M2 किसके इक्वल है? H2 ओवर H1। H2 ओवर H1, ये इसके लिहाज से चेक करना है। और ये आपके पास जो आई पीस लेंस है, ये तो मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे बिहेव कर रहा है, यानी कि उस तरह से बिहेव कर रहा है जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप में एक आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ किया गया था, यानी कि कन्वेक्स लेंस यूज़ किया गया था। तो ऐसे समझें कि इस लेंस की बारी पे आप सिंपल माइक्रोस्कोप को याद रखेंगे। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्नीफिकेशन क्या थी? 1 प्लस डी ओवर FE। तो इस M2 को आपने सिंपल माइक्रोस्कोप के तौर पे यूज़ करना है, तो इसकी मैग्नीफिकेशन आ गई 1 प्लस डी ओवर FE। ये बन गया आपके पास मैग्नीफिकेशन का फार्मूला। तो कुछ बुक्स में आपको ये नज़र आएगा और कुछ बुक्स में, पंजाब टेक्स्ट बुक में आपको ये वाला फार्मूला नज़र आएगा। Q ओवर P की जगह लिखा होगा L ओवर F0।